बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूँ असद। इससे पहले आप इस कहानी की 31 इकसात सुन चुके हैं। आपके इस 32 मुलाहिजा फरमाए। लेकिन इससे कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करे। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला लाजमन किया कीजिए। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। वो नज़दीक आ जाता और उसकी आंखें तारीकी से मानूस हो जाती तो वो मुझे देख ही लेता। मैंने बहुत आहिस्तगी से पिस्तौल वाला हाथ बुलंद किया और ऐन उस वक्त जब मैं उसका निशाना लेने वाला था उसने मुझे देख लिया और उजरत में फायर कर दिया। मैं दरख्त के तने की ओट में था और गोली आकर तने पर लगी। मैं तेजी से पीछे हुआ। गोली चलने की आवाज बहुत मामूली सी आई थी, जैसे किसी ने लकड़ी पर लकड़ी मारी हो और फिर दूसरी आवाज आई, मगर ये गोली चलाने की नहीं थी। मैंने एहतियात से झांका तो उसे जमीन पर पड़े पाया और तारिक उसके सर पर खड़ा हुआ था। उसने वो शाख एक तरफ फेंकी जिससे उसने दुश्मन के सर पर जर्ब लगाई थी। दूसरी आवाज उसी की आई थी। फिर उसने झुककर उसे चेक किया कि वो मकर तो नहीं कर रहा है। मैं तने के पीछे से निकल आया और भन्ना कर बोला, इस वक्त कॉल करने की क्या तुक थी? उसे पता चल गया कि मैं कहाँ हूं और अभी ये मेरे सर में सुराख कर देता। यही तो मैं चाहता था, उसने इत्मीनान से कहा। तुम्हारे सर में सुराख नहीं, ये चाहता था कि ये जान जाए कि तुम कहाँ हो और उसकी सारी तवज्जो तुम पर मरकूज हो जाए। ऐसा ही हुआ और मुझे उसके सर पर जर्ब लगाने में आसानी रही और अगर मैं देखे बगैर गोली चला देता तो अभी इसकी जगह तुम पड़े होते। इतना अच्छा निशाना नहीं है तेरा काके, उसने हस्बे मामूल इत्मीनान से कहा। मैंने झुककर उसकी नब्ज चेक की। वो जरा सुस्त थी मगर उसकी जिंदगी को खतरा नहीं था। फिक्र मत करो, मैंने बहुत नाप तोल कर मारा है। ये 2 घंटे बाद होश में आ जाएगा और इससे पहले इसे मुंतकिल करना है। कैसे उठा कर ले जाएंगे? मैं अपनी गाड़ी लाया हूं, वो बोला और एक तरफ इशारा किया। मैं गाड़ी ला रहा हूं, इसे खींच कर वहां तक ले आओ। तारिक ने जाने से पहले उसकी तलाशी ली। इसका पिस्तौल वो पहले ही उठा चुका था और उसने बाकी चीजें भी निकाल ली जिनमें इसका पर्स और मोबाइल भी था। वो जवान आदमी था, तकरीबन 30 बरस का और खुश शक्ल भी था, मगर आंखों और माथे की बनावट से तंग दिल और शफाक नजर आता था, जैसा कि उसे होना चाहिए। वजन अच्छा खासा था, हालांकि देखने में नहीं लगता था। मैंने उसकी बगलों में हाथ डाला और उसे खींच कर वहां तक लाया जहां तारिक ने आने को कहा था। ये जगह किसी कदर खुली थी और सड़क से मुश्किल से 10 गज दूर थी। चंद मिनट बाद वो रिवर्स में अपने मेहरान चलाता हुआ नमूदार हुआ और मुमकिन हद तक दरख्तों में ला कर रोक दी। तारिक ने अकबी दरवाजा खोला और मैंने खींचकर उसे अंदर डाल दिया और उसके पांव समेट कर दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैं फ्रंट से सीट पर आ गया। तारिक ने पार्क से गाड़ी निकाली। इस तरफ फुटपाथ भी टूटा हुआ था, इसलिए कार आराम से पार्क के अंदर आ गई। मैंने पूछा, आप कहाँ जाना है? मेरे घर है, वो बोला। इसका घर पार्क से 2 गली आगे था और ये बड़े प्लाटों वाली लाइन थी। यहाँ तमाम प्लाट एक कैनाल के थे। उसने घर के गेट पर कार रोकी और हार्न दिया तो 1 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। मेरा ख्याल था कि कोई चौकीदार होगा, मगर जब तारिक ने पोर्च में कार रोकी और मैं नीचे उतरा तो मैंने एक जवान औरत को गेट बंद करते देखा। इसने जीन्स और उसके ऊपर एक ढीला सा मर्दाना स्टाइल का कुर्ता पहन रखा था। मैंने तारिक से कहा, इसे तुम अंदर ले जाओगे, मैं इस किस्म के काम कम करता हूँ, रूमी तुम्हारी मदद करेगी। रूमी कौन? ये खातून? मैंने आने वाली औरत की तरफ देखा। बिल्कुल, तारिक ने तारुफ कराया। रूमी ये डॉक्टर सैफ है और ये रोमाना उर्फ रूमी है। नाइस टू मीट यू, उसने बेतकल्लुफी से मुझसे हाथ मिलाया। वो किसी कदर गुदास बदन वाली खूबसूरत औरत थी, सुर्खी माइल सफेद रंगत और दिलकश नकूश थी। उसकी उम्र 30 के आसपास थी, लेकिन अगर वो खुद को 25 का कहती तो उसे भी तस्लीम किया जा सकता था। इसके अखरोटी रंग के सलीके से तराशे हुए बाल शानों पर लहरा रहे थे। कुर्ते के खुले बटनों से अंदर की गुलाबी चिल्दे छलक रही थी। जब उसने हाथ छुड़ाना चाहा तो मैं चौंका। मीटू, मैंने छींप कर कहा। रोमी एक बंदा और है, डॉक्टर साहब के साथ इसे तहखाने तक पहुंचाओ। नहीं, मैं ले जाऊंगा, मैंने जल्दी से कहा। मुझे अच्छा नहीं लगा कि औरत मदद करे जबकि यहाँ 2 अदद मर्द मौजूद थे। तारिक अंदर चला गया और मैंने दिल ही दिल में उसे कोसते हुए बेहोश शख्स को कार से निकालकर शाने पर डाला। रोमी मेरी रहनुमाई करने लगी। घर पुराने स्टाइल का था। सामने बड़ा सा कुशादा बरामदा था और दाखिली दरवाजा मुनक्किश लकड़ी का दोहरे पट्टों वाला था जिसके ऊपर शीशे की आर्च बनी हुई थी। हम एक राहदारी में आए और रूमी आगे जाने लगी। मैं सोच रहा था कि ये कौन है, क्योंकि तारिक ने बताया था कि वो अकेला रहता है। मुमकिन है ये उसकी दोस्त हो या कोई और ताल्लुक हो। तहखाना इमारत के अकबी हिस्से में था, बल्कि ये कहना चाहिए कि उसका नीचे जाने का रास्ता अकबी हिस्से में था।
सीढ़ियाँ अच्छी खासी थी और नीचे आते आते मेरा सांस फूल गया था। मैंने नीचे पहुंचते उसे फर्श पर गिरा दिया और रूमी ने अफसोस से मेरी तरफ देखा। तुम डॉक्टर हो और तुम्हारा स्टैमिना अफसोसनाक है। मैंने आज तक इस किस्म के काम नहीं किए, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, और तहखाने का मुआयना किया। यह तकरीबन 20 फुट लंबा और इतना ही चौड़ा था। फर्श नीम पुख्ता मगर हमवार था और एक तरफ काठ कबाड़ जमा था। एक तरफ दीवार के साथ सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। छत कोई 12 फुट ऊंची थी और सीढ़ियों के पास ऊपरी हिस्से में एक 200 वाट का बल्ब लगा हुआ था, मगर खुरदरी और सुरमई दीवारों और गंदे फर्श की वजह से इसकी रोशनी भी नाकाफी लग रही थी। ऊपरी बुलंदी पर छत के बिल्कुल साथ एक छोटा सा रोशनदान था और इससे आने वाली रोशनी भी नाकाफी थी। इससे कोई इंसान सिर्फ इस सूरत में बाहर जा सकता था कि वो 6 महीने से ज्यादा का ना हो। या और बात थी कि 6 महीने का बच्चा इतनी बुलंदी तक कैसे जाता। तहखाने का दरवाजा बहुत मजबूत लकड़ी का बना हुआ था। आओ ऊपर चलते हैं, रोमी ने कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मैं उसके पीछे था। उसने बाहर निकलकर फौलादी कुंडी लगा दी। तारिक कहाँ है? अपने कमरे में होगा, वो बोली। इसके लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम भी करोगे? नाश्ता? ये तो तकरीबन लंच का वक्त है। ओके लंच सही, उसने शाने उचकाए। अगर कुछ सादा मिल जाए, मैं मुर्गन और चटपटे खानों का आदी नहीं हूँ। फ्रूट और सलाद चलेगी? मैं भी यही लेती हूँ। बिल्कुल चलेगी, अगर साथ में एक गिलास मिल्क शेक का भी हो। वाह, वो खुश होगी। मैं भी यही लंच लेती हूँ, वो कहते ही बल खाकर एक तरफ चली गई। मैंने कब से आवाज दी, तारिक कहाँ है? पीछे जिस दरवाजे पर डोंट डिस्टर्ब लिखा है, उसने बताया। मैंने मुड़कर देखा तो एक दरवाजे पर डोंट डिस्टर्ब की तख्ती टंगी हुई थी। मैंने उसकी परवाह किए बगैर दस्तक दी और जवाब न मिलने पर अंदर आ गया। जहां तारिक आंखों पर ऐनक लगाए एक छोटे से लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। बिस्तर पर उसके आसपास फाइलें और कागजात बिखरे हुए थे। उसने खफगी से कहा, दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ है? मैंने गौर नहीं किया, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। अब तुम कुछ सहाफी लग रहे हो। मैं सहाफी ही हूं, उसने सीने पर हाथ मारा। बस जरा मुख्तलिफ किस्म का हूं, मगर इससे तुम ये मत समझना कि मैं सहाफियों वाले काम नहीं कर सकता। तुम बैनुल-अक़वामी रसाइल और अखबारात में मेरी रिपोर्ट्स पढ़ो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वो वैसे ही खुल चुकी हैं। मैंने एक कुर्सी से किताबों का ढेर उठाकर दूसरी कुर्सी पर रखा, जिस पर किताबों का इतना बड़ा ढेर और भी पड़ा हुआ था। इस ढेर में अंग्रेजी अदब से लेकर फिक्शन तक और मकामी शायरी से लेकर रूसी अदीबों के शाहकार तक सब शामिल थे। एक तरफ रखी किताबें दीन के बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने लिखी थी। कमरे में जहां तक नजर जाती थी किताबें और रसाइल बंडलों की सूरत में रखे थे। एक तरफ पुराने अखबारात पर नए अखबारात की तय आ जाती थी और ये तय खासी बुलंद हो चुकी थी। लगता है तुम सब पढ़ते हो। मैं सिर्फ पढ़ता हूं, उसने फलसफाना अंदाज में कहा। मेरे नजदीक किताबों में फर्क नहीं होता है। अगरचे इसकी बात से इख्तलाफ किया जा सकता था, लेकिन मैंने बहस से गुरेज किया और काम की बात की। अब इसका क्या करना है? कुछ नहीं, वो बेपरवाही से बोला। 1-2 दिन इसे वहीं पड़ा रहने दो। 1-2 दिन? भूखा प्यासा? मैंने पूछा। 48 घंटे बाद डिहाइड्रेशन, खौफ और मुसलसल तन्हाई इसके आसाब को खासी हद तक तोड़ देगी और उसके बाद उम्मीद है कि ये फर बोलेगा। इसके पास से जो कुछ निकला, इसकी कोई शनाख्त सामने आई। तारिक ने मेरे सामने पर्स और मोबाइल डाल दिया। पर्स में सिवाय रकम के और कुछ नहीं था और मोबाइल का तमाम रिकॉर्ड साफ कर दिया गया था। तारिक ने कहा, मुझे यकीन है मोबाइल या सिम चोरी की होगी, यानी हमारे पास बस यही एक फर्द है। बिल्कुल, तारिक ने कहा और मेरे शाने पर मौजूद बैग की तरफ देखा। इसमें क्या है? सरफराज का कुल असासा। ऐसा ना कहो, उसके पास और भी बहुत कुछ होगा। वो सारी जमा पूंजी खुद से बांधे नहीं रखता होगा। मैं तारिक से मुत्तफिक नहीं था, लेकिन मैं एक बार फिर बहस से गुरेज करना चाहता था। मैंने उसे बताया कि वो कोठी धमाके से तबाह हो गई है जहां हमने कार्रवाई की थी। उसने सर हिलाया। मुझे इत्तला मिल गई है और मुझे उसी की तवक्का थी। इस किस्म के मुजरिम कोई सिरा नहीं छोड़ते हैं। अगर वो ऐसा ना करता तो उसके खिलाफ FIR काटी जा सकती थी। अब मुश्किल है। उसने अपने घने बालों में हाथ फेरा। किन ख्यालों में हो? यहां FIR से कुछ नहीं होता। पुलिस की पुष्पनाही उसके साथ है और वो उसकी परवाह भी नहीं करता। मैंने उसे घूरा, तुम्हारा मतलब है हम उससे इसी की जुबान में बात करें? बिल्कुल, हम उसका आगाज इस फर्ज से करेंगे। इससे जो मालूमात हासिल होंगी इसकी रोशनी में अगला टारगेट तलाश करेंगे। शायद ऐसा ही करना पड़े। मैंने कहा, ये तुम्हारे पीछे कहां से लगा? खुमैरा के घर से कुछ फासले से। मेरा ख्याल है ये अब घर के बजाय कलियों की निगरानी कर रहे हैं। तुम्हें यकीन है कि यही एक था? ऐसा ना हो कि इसके पीछे कोई और भी हो। नहीं, मुझे यकीन है यही एक था, मैंने यकीन से कहा। इसने सर हिलाया और लैपटॉप पर झुक गया। चंद मिनट बाद रूमी ने अंदर झांका और बोली, नाश्ता तैयार है, मैं आता हूँ। तारिक ने फुर्ती से लैपटॉप बंद किया। तुम चलो, मैं जरा वॉशरूम से हो आऊं। मैं रूमी के साथ डाइनिंग रूम में आया। ये बहुत बड़ी कोठी थी। इसकी इमारत ही निस्फ कैनाल पर थी और अंदर फर्नीचर भी शानदार था।
मगर जगह जगह गर्द बता रही थी कि इसकी बाकायदा देखभाल नहीं होती थी। दीवारों का रंग रोगन और आराइश भी तवज्जो की मोहताज थी। अलबत्ता महागनी की डाइनिंग टेबल चमक रही थी, इसकी पॉलिश की गई थी और इस पर आला दर्जे का शीशा लगा हुआ था। 10 नशिस्तों वाली मेज के एक कोने में हमारा लंच और तारिक का नाश्ता सजा हुआ था। नाश्ते में भुनी हुई कलेजी, देसी घी में बने हुए पराठे, मक्खन और तले हुए देसी अंडे थे। एक डॉक्टर के नुक्ता नजर से यह नाश्ता सेहत के लिए जहर से कम नहीं था, मगर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इंसानों की बड़ी तादाद इसी किस्म का नाश्ता करके डॉक्टर्स के लिए रोजगार का माकूल बंदोबस्त करती है। अपने और मेरे लिए रूमी ने सेब, आड़ू, अंगूर के साथ कुछ कच्ची सब्जियों की सलाद तैयार की थी, जिस पर नींबू छिड़का हुआ था और साथ में केले का शेक था। हमने तारिक का इंतजार किए बगैर लंच शुरू कर दिया। वो चंद मिनट बाद आया और आते ही खाने पर टूट पड़ा। तारिक बहुत बोलने वाला और खुले डुले किस्म का शख्स था, मगर घर में इसका रवैया कुछ अलग सा था। शायद वो रूमी की मौजूदगी में लिए दिए हुए था। मैं रूमी के बारे में मुतजस्सिस था कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तारिक ने उससे कुछ छुपाया नहीं था। मैंने उसके सामने ही उस आदमी को तहखाने में टाला था। इसने किसी किस्म के तजस्सुस का मुजाहिरा नहीं किया, ना तो इस शख्स और ना ही मेरे बारे में पूछा कि मैं कौन हूं। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए ये सब मामूल की बातें हों। अगर तारिक ने उसे सब कुछ बता ही दिया था तभी उसे इतना नॉर्मल नहीं होना चाहिए था। निस्फ के करीब नाश्ता मुकम्मल करके तारिक की रफ्तार में कमी आई और उसने मेरी तरफ देखा। मैंने तुम्हारे दुबई के मामलात चेक किए हैं। मैं चौंका, वो कैसे? वहां तुम्हारे लिंक है? जाहिर है, लेकिन यह काम इसने किया है। उसने रूमी की तरफ इशारा किया। यह इंटरपोल ऑफिसर है और इसकी बात हर जगह सुनी जाती है। मैं हैरान हुआ, हालांकि देखने वाला इन्हें आराम से कोई शोबिज सेलिब्रिटी तस्लीम कर सकता है। मैं इंटरपोल के हेडक्वार्टर में भी रही हूं, रूमी ने आगाह किया। मेरी बात पर वो जरा सुर्ख हुई थी। लाहौर से ताल्लुक है, लेकिन क्रिमिनोलॉजी में मास्टर पेरिस यूनिवर्सिटी से किया है और वहीं इंटरपोल की जॉब में आई। तुम छुट्टी पर आई हो? हाँ, जब छुट्टी होती है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, उसने सर हिलाया। इन दिनों मैं थाईलैंड में हूँ और वहाँ मैं आर्गन पायरेसी और आर्गन स्मगलिंग पर काम कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है, तारिक ने कहा। इसने नाश्ता खत्म कर लिया था और आखिर में लस्सी के इस बड़े गिलास की तरफ मुतवज्जा हुआ जिसमें कम से कम 1 लीटर लस्सी थी। मुझे तुम्हारे भाई के बारे में जानकर अफसोस है, रूमी ने कहा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? आदिल के आज़ा इस मुल्क से बाहर ले जाए गए हैं, वो हम मालूम कर सकते हैं। अगर आज़ा कानूनी तरीके से गए हों तो, रूमी ने जवाब दिया। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। तारिक ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है? मुकम्मल नहीं। क्या तुम मुझे शुरू से सब बताओगे जो तुम पर दुबई में गुजरी और फिर यहाँ जो हुआ? क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया, लेकिन पहले एक काम निपटा लूं। मैं मसरूफ हूं, तारिक ने खड़े होते हुए कहा। मुझे अब कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं शाम तक चली जाऊंगी, रूमी ने उससे कहा, लेकिन वो उसकी बात नजरअंदाज करके वहां से चला गया। मैंने महसूस किया कि रूमी बेतकल्लुफी से यहां मौजूद थी, यानी उसके और तारिक के दरमियान कोई पर्दा नहीं था, मगर तारिक उसे नजरअंदाज कर रहा था। वो उसे सिर्फ काम की बात करता था और उसके अलावा मैंने उसे रूमी से कोई बात करते नहीं देखा था। मैंने हुमैरा को कॉल की। आप कहाँ हैं? तारिक के घर। तारिक के घर हूँ। बाइक आ गई? हाँ, ड्राइवर ले आया, उसने ठीक करा ली है। इसे यहाँ भेज दो, मैंने तारिक का पता बताया, लेकिन इससे कहना कि आगे पीछे का ख्याल रखा रहा है, ऐसा ना हो कोई उसके पीछे यहाँ तक चला आए। मैं समझा दूंगी। मैं काफ़ी बनाने जा रही हूँ, रूमी ने खड़े होते हुए कहा। तुम पियोगे? ये कौन है? हुमैरा ने मशकूक लहजा में पूछा। इसे रूमी की आवाज़ सुन ली थी। शख्सियत की तरह इसकी आवाज़ में भी दिलकशी थी। तारिक की दोस्त है और इंटरपोल ऑफिसर है। मैंने उसे तसल्ली दी, मगर उसकी तसल्ली नहीं हुई। आपसे बहुत भी तकल्लुफी से बात कर रही है। जाहिर है जैसा तारिक है उसकी दोस्त भी वैसी ही होगी। देखने में कैसी है? खास नहीं है, मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा। और तुम फिक्र मत करो, मैं कोई दिल फेंक आदमी नहीं हूं। मुझे आपका पता है, लेकिन आपको आजकल की औरतों का बिल्कुल पता नहीं है, उसने कहा और काल काट दी। डाइनिंग हॉल के साथ निशिस्तगाह थी। मैं वहां आ गया। यहाँ एसी था मगर आन नहीं था। मैंने इसे ऑन किया तो एक सरसराती खून की कमरे में फैलने लगी। मैं आराम से फैलकर पुराने लेकिन बहुत आला लकड़ी और फोम से बने दबीज सोफे पर बैठ गया। रूमी कुछ देर बाद आई, जिसने 2 मग उठा रखे थे। ये तैयार काफ़ी थी और इसमें करीम और शक्कर दोनों शामिल थी। मुझे काफ़ी से ज़्यादा शगफ नहीं है, लेकिन इस काफ़ी से बहुत अच्छी महक आ रही थी। मैंने सिप लिया तो जायका भी अच्छा था। मैंने तारीफ की तो वो खुश हो गई। तुम अच्छे आदमी हो, वरना तारिक के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है, सब खा पी कर भी। तुम्हारी तारिक से पुरानी वाकफियत है? उसने सर हिलाया। मम्मा पापा के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी देखभाल की। ओह, मुझे अफसोस हुआ। हाँ, उस वक्त मैं शाक में थी। मैं एक ही औलाद थी और मेरे लिए मामा पापा ही सब कुछ थे। दोनों इस्लामाबाद से वापस आते हुए जीटी रोड पर एक बस से तसादुम में फोत हो गए। इनकी कार कुचल दी गई थी।
मैं नफसियाती मरीज बन गई थी। बहुत अरसे तक मुझे रातों में मामा पापा की लाशें दिखाई देती रहीं। अगर तारिक मेरी देखभाल न करता तो शायद आज मैं किसी पागल खाने में होती। वो रिश्तेदार जो मेरी दौलत और जायदाद पर नजर लगाए बैठे थे, इन्होंने तो कोशिश भी की, मगर तारिक ने सब कुछ सीधा कर दिया। इसने मेरी और मेरी दौलत दोनों की हिफाजत की। वो ऐसा ही शख्स है, मैंने यकीन से कहा। वो मुझे जिंदगी की तरफ दोबारा लाया और किसी मकसद पर उकसाया। फिर उसी ने मेरे बाहर जाने का बंदोबस्त किया। इससे पहले 4 साल में उसके साथ रही, फिर ग्रेजुएशन के बाद बाहर चली गई थी। तारिक से फैमिली टर्म्स है। उसने सर हिलाया। मम्मा का कजन है। मम्मा को पसंद करता था, मगर मम्मा इससे बड़ी थी। मैं दंग रह गया। क्या इसने मैट्रिक में पसंद कर लिया था? 8वीं में, रूमी ने आराम से कहा। इस वक्त ये सिर्फ 14 साल का था। मम्मा इससे पूरे 10 साल बड़ी थी। और मजे की बात यह है, इसी साल मम्मा की शादी हुई और 1 साल बाद मैं पैदा हुई। ये मम्मा से ऐसा खफा हुआ कि इनके मरने तक फिर इनसे नहीं मिला। यानी जवानी में खासा जज्बाती था। हाँ, इसने इश्क में नाकामी के बाद खुदकुशी की कोशिश की थी। जाहिर है इसमें भी नाकामी हुई। मैं हंसा। मेरा ख्याल है तुम दोनों यहां कुछ और ही डिस्कस करने बैठे हो, तारिक ने अंदर आते हुए कहा। अगर तुमको डिस्कस कर लिया तो कोई बुराई तो नहीं है, मैंने कहा। हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे के बारे में जानते रहते हैं। रूमी जरा घबरा गई थी, मगर जब तारिक नॉर्मल रहा तो वो भी पुरसकून होगी। तारिक ने कहा, मैं ये बताने आया हूं कि पुलिस को गौहर शाह की कोठी के मलबे से कोई लाश नहीं मिली। इमारत को खाली करके तबाह किया गया है। लाशें गायब कर दी गई होंगी, मैंने कहा। वो इस काम में वैसे ही माहिर है। पुलिस का ख्याल है धमाका गैस के लीक होने से हुआ है। बकवास है। क्या गैस का धमाका इतना खतरनाक हो सकता है? मैंने कहा तो रूमी बोली, गैस का धमाका इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इसका पता चलाया जा सकता है। धमाका बम से किया गया हो तो इसका पता कैसे चलाया जाता है? मलबे का तजिया करके, रूमी ने कहा। धमाका खेज मवाद के बुनियादी अज्जा में पोटाशियम और मैग्नीशियम शामिल होते हैं। इनकी मिकदार से पता चल जाता है। मुख्तलिफ अज्जा के तनासुब से यह तक बताया जा सकता है कि धमाका खेज मवाद कहाँ तैयार हुआ, क्योंकि हर मुल्क में इसका तनासुब अलग होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होगा नहीं। तारिक खड़ा हो गया। इसलिए ज्यादा उम्मीदें मत रखो। मेरे मोबाइल की बेल बजी। मैंने देखा एक अजनबी नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ किसी मर्द ने पूछा, डॉक्टर सैफ साहब बात कर रहा हूँ। मैं अमजद साहब का ड्राइवर हूँ, आपकी बाइक लाया हूँ, क्या आप इस पते तक गाइड कर सकते हैं? मैंने तारिक से पूछकर उसे रास्ता समझाया। इत्तेफाक से वो भी इसी पार्क के पास मौजूद था। जब तक मैं बाहर आया और बाइक लेकर गेट के सामने पहुंच चुका था। मैंने छोटा दरवाजा खोला तो वो बाइक अंदर ले आया। वो मुझे देख चुका था, इसलिए पहचानने में दुश्वारी पेश नहीं आई। उसने तपाक से हाथ मिलाया और बाइक की चाबी मेरे हाथ में रख दी। बैटरी का एक टर्मिनल निकल गया था, वो लगवा दिया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब मुझे इजाजत दें। उसने फिर हाथ मिलाया। तुमने आते हुए पीछे का ख्याल रखा था? उसने सर हिलाया। साहब, साबिक आर्मी मैन हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि आगे पीछे का ख्याल कैसे रखा जाता है। एक बार फिर शुक्रिया, मैंने कहा और उसे रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद मैंने अचानक छोटा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। गली दोनों तरफ सुनसान दिखाई दी थी। मैं मुतमईन होकर अंदर आ गया, वरना मुझे खली सी थी कि वो किसी को साथ न लगा लाया हो। गौहर शाह खुद जितना खतरनाक था, इतने ही खतरनाक उसके आदमी भी थे। एक ताज ने हमें नाकों चने चबवा दिए थे। अगरचे उसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ था और वो आखिरी मार्के में खासा जख्मी हुआ था, मगर उसकी चालाकी और महारत में कोई शोभा नहीं था। ये बात भी यकीनी थी कि गौहर शाह के पास चालाक और सफाक आदमियों की कमी नहीं थी। उससे बहुत ज्यादा मोहतात रहना जरूरी था। मैं अंदर आया तो तारिक जो रातारी में मौजूद था, उसने मेरी एहतियात की दाद दी। अब तुम कुछ होशियार हो गए हो काके, वरना पहले इतने होशियार नहीं थे। प्लीज नो काका, कम से कम इस खातून के सामने। उसने बेपरवाही से शाने उचकाए और अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। मैं सोच रहा था कि रूमी को यहाँ अपनी दास्तान सुनाकर और मुमकिन मदद का पूछकर पहले सरफराज की तरफ जाऊंगा और उसे उसकी रकम देकर फिर हॉस्टल जाऊंगा। मेरी मुसलसल गैर हाजिरी से शफीक मशकूक हो सकता था और मैं इस ठिकाने को खोना नहीं चाहता था। रूमी एक मैगजीन देखते हुए वक्त गुजार रही थी। उसने चाय का पूछा, मगर मैंने इनकार कर दिया। लगता है तुम्हें किचन में काम करना अच्छा लगता है।